हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संयोजन व वियोजन अभिक्रिया देखेंगे, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार एग्जाम में 5 नंबर में या 3 नंबर में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आज इन्हीं दोनों टॉपिक को यानी कि संयोजन व वियोजन अभिक्रिया, इन दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण, एकदम सरल से सरल उदाहरण, जिससे कि आपको याद ना करना पड़े, उसके माध्यम से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। संयोजन अभिक्रिया परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग इसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यह कोई एक ए अभिकारक है और एक यह बी, यह एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है। ये दोनों जब मिलेंगे तो इन दोनों को मिलने से जब एक उत्पाद का निर्माण होता है, मान लीजिए कि ए बी, जब एक उत्पाद का निर्माण होता है तो यह क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। या इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होता है। इसका हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, देखिए, जब, बस आपको सिंपल एकदम लिखना है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, यानी कि उत्पाद में केवल एक ही यौगिक होगा, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होता है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। बस आपको परिभाषा में इतना ही लिखना है। देखिए, इसका अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, यानी कि इसका हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ए एक कोई अभिकारक है और बी एक कोई अभिकारक है, और इन दोनों को मिलने से ए बी का निर्माण होता है, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया होता है। बस आपको यह ध्यान रखना है। देखिए, अब हम लोग कुछ सरल से सरल, जो कि आपको याद न करना पड़े, उन उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण 5 उदाहरण हम लोग लेंगे, बहुत ही सरल सरल। पहला, मान लीजिए कि हम लोग कार्बन का C, जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस O2 से निर्माण करा दे तो क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए यहाँ पर यह कितना सिंपल है। कार्बन यानी कि कोयला, जब हम लोग उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक। अब दूसरा उदाहरण एकदम सिंपल से सिंपल आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, यह आपको ध्यान रखना है। बिना बुझा हुआ चूना,
बिना बुझा हुआ चूना, यह सॉलिड अवस्था में होता है। जब इसका रिएक्शन हम लोग H2O लिक्विड यानी कि जो द्रव अवस्था में होता है, जब इसका रिएक्शन होता है तो आप लोग घर में देखे होंगे कि जब हम लोग सूखी हुई चूना में पानी डालते हैं तो बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है और वहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहेंगे। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, यह उत्पाद में बनता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलता है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितने अभिकारक थे, एक अभिकारक यह था, एक यह था। निर्माण किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि कितना है, केवल एक है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल मिलाकर कितना का निर्माण करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम का Na का रिएक्शन जो कि सॉलिड अवस्था में होता है, सोडियम, जिसका रिएक्शन हम लोग Cl2 गैस से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नमक, यानी कि NaCl, ठीक। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लोग एकदम सिंपल आपको याद रखना है। मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे H2+O2 तो क्या बन जाएगा, जल, H2O, ठीक। एकदम सिंपल से सिंपल, जो कि आपको याद ना करना पड़े, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर नीचे लिखने की जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ होता है, यहाँ पर बन जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए इन समीकरणों को हम लोग कुछ संतुलित भी कर लेते हैं। यदि आप संतुलित करके लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देगा। यहाँ पर देखिए यह तो संतुलित है, कार्बन के यहाँ पर कितने हैं, एक अणु हैं या फिर परमाणु, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो यह संतुलित है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, 1, यहाँ पर भी 1 है, तो यह भी संतुलित लग रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर बाहर में 2 लगा है, यानी कि 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी कितना है, 1, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पर देखिए बाहर में होल ट्वाइस है, यानी कि इसका गुणांतर होगा, यानी कि H2, यानी कि 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। इसका देखिए NaCl2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर Na के भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के तो बराबर हैं लेकिन ऑक्सीजन के नहीं हैं। तो मान लीजिए यदि हम लोग इसको यहाँ पर 2 बनाने के लिए यदि हम लोग यहाँ पर 2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन के तो यहाँ पर 2 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के बढ़ गए, कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पर आपको 2 लगा देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर कितने अणु हैं, परमाणु, 2 यहाँ पर हैं, 1 यहाँ पर, कुल कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर कार्बन देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो कार्बन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। जिसको बराबर करने के लिए यदि हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 2 कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ पर इधर कितना हो गया, 2 इधर हो गया और 2 यहाँ पर, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 ही है, तो 2 हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन भी संतुलित है और ऑक्सीजन भी संतुलित है। तो बस आपको कितना, यह 5 बस उदाहरण आपको ध्यान रखना है, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। यदि आप 5 को याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 2 को तो याद कर ही लीजिएगा, पहला और दूसरा। अब चलिए अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया होता क्या है,
बस आपको एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बाकी बात आप खुद ही लिख लेंगे। मान लीजिए ए बी, यह कोई एक एकल यौगिक है, ठीक, और यह टूटने के बाद ए प्लस बी यानी कि 2 बन जाते हैं इधर। यहाँ पर मान लीजिए यह कोई एक अभिकारक है, एक ही अभिकारक है, ठीक। लेकिन मान लीजिए इसको हम लोग गर्म करते हैं या फिर प्रकाश के माध्यम से या फिर विद्युत के माध्यम से, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत, इन तीनों के प्रभाव से मान लीजिए कि यह ए और बी दोनों में टूट जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना था, एक ही यौगिक था, लेकिन यहाँ पर टूटने के बाद कितना बन गया, 2 ठो में बन गया, एक ए बन गया और एक बी बन गया। तो यही होता है वियोजन अभिक्रिया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब कोई एकल यौगिक, क्या, जब कोई एकल यौगिक ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक। बस आपको यही ध्यान रखना है। अब हम लोग इसे लिख लेते हैं। क्या लिखना है आपको वियोजन अभिक्रिया में, जब कोई एकल यौगिक जब कोई एकल यौगिक ऊष्मा यानी कि हीट या फिर प्रकाश सनलाइट या फिर विद्युत करंट, विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक उत्पादों में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। यह कोई एकल यौगिक है, यह ऊष्मा यानी कि हीट या फिर प्रकाश या फिर विद्युत, इन तीनों के माध्यम के प्रभाव से यह 2 या 2 से अधिक, यानी कि यहाँ पर कितने हैं, बस आपको यही स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। यानी कि जब कोई एकल यौगिक ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वहाँ पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया होता है। और हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसे हम लोग 3 प्रकार से बांट भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला, यदि कोई यौगिक प्रकाश के माध्यम से टूट रहा है तो वहाँ पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होगा। और मान लीजिए कोई यौगिक यदि विद्युत के माध्यम से टूट रहा है तो वहाँ पर विद्युत अपघटन या फिर विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया होगा। और उसी प्रकार से यदि कोई यौगिक ऊष्मा के माध्यम से टूटता है तो वहाँ पर ऊष्मीय वियोजन होगा। बस आपको यह ध्यान रखना है, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में आपको यह ध्यान रखना होगा कि कोई यौगिक ऊष्मा के माध्यम से टूटेगा, ऊष्मीय वियोजन।
देखिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए CaCO3, CaCO3 यह क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। इसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लोग उष्मा से इसको गर्म करते हैं, उष्मा देकर जब हम लोग इसे गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो यह सबसे पहले CaO, अभी हम आपको पीछे बताए थे, यदि आपको इसका नाम याद होगा तो, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, जो कि सॉलिड अवस्था में, और साथ ही साथ CO2 गैस, इन दोनों में टूट जाता है। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसे हम लोग संतुलित भी साथ ही साथ करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर कैल्शियम के कितने इधर परमाणु हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 और 1, इधर भी 3 है। लेकिन यहाँ पर कार्बन देखिए, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। तो मतलब यह संतुलित अभिक्रिया है। इसका हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक। जब हम लोग इसे उष्मा से गर्म देकर गर्म करेंगे, यह सॉलिड अवस्था में होता है। जब इसे हम लोग उष्मा देकर गर्म करेंगे तो यह Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर नाम आपको ध्यान देना है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, यह सॉलिड अवस्था में होता है। और साथ ही साथ SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और गैस निकलता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान दिए होंगे आप, तो यहाँ पर देखिए कितना है, एकल यौगिक है, लेकिन इधर कितने में टूट रहा है, 1 2 3 उत्पादों में टूट रहा है। तो यह क्या है, वियोजन अभिक्रिया। और किसके माध्यम से टूट रहा है, उष्मा के माध्यम से। तो यह क्या हो गया, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन के बस आपको 2 ही ध्यान रखने हैं। इससे हम लोग संतुलित भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इधर कितना है आयरन का, इधर परमाणु 2 हैं। तो यहाँ पर इधर संतुलित करने के लिए इधर मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इसे 2 कर दिए, ठीक। तो यह तो संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए सल्फर के इधर कितने हैं, 2 हो गए। तो यहाँ पर भी 2 हैं, 1 2। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, यहाँ पर O3 यानी कि 3 है, और यहाँ पर 2 यानी कि SO2, 3 2 5 हैं, और यहाँ पर 3 5 3 8 है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। तो यह एक अणु में 4 हैं, लेकिन यहाँ पर फेरस सल्फेट कितने अणु हैं, 2 हैं। तो 4 दूनी 8 इधर भी हो गए। तो क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक। अब हम लोग अगला इसका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। ये प्रकाशीय वियोजन मतलब कि कोई भी यौगिक प्रकाश के माध्यम से टूटेगा, नाम से यह स्पष्ट है, प्रकाशीय वियोजन यानी कि प्रकाश के माध्यम से टूटेगा। जैसे कि पहले था उष्मीय वियोजन, तो वहाँ पर किससे टूट रहा था, उष्मा से, और इसमें प्रकाश से टूटेगा। देखिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सॉलिड अवस्था में होता है, सिल्वर क्लोराइड। जब इसे हम लोग सूर्य के लाइट में, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो यह सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा। सिल्वर या सॉलिड अवस्था में टूटेगा, और साथ साथ Cl2 गैस भी रिलीज होगा। अब देखिए अब हम इसे संतुलित भी कर लेंगे। यहाँ पर कितने हैं क्लोरीन के परमाणु, यहाँ पर 2 हैं, सिल्वर के 1 हैं, और यहाँ पर देखिए सिल्वर के तो 1 हैं और क्लोरीन के भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो यदि इसके हम लोग आगे 2 लगा देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, 2 हो गए, लेकिन सिल्वर के इधर 1 ही हैं, और यहाँ पर 2 हो गए।
यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे तो यह संतुलित हो जाएगा। अब इसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 लगा है तो, और इधर भी कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं सिल्वर के, तो यहाँ पर भी 2 हैं। अब इसका हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं, AgBr, जो कि क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जब इसे हम लोग सनलाइट में रखेंगे, यानी सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में रखेंगे, सूर्य प्रकाश में, तो यह Ag यानी कि सिल्वर सॉलिड अवस्था में, और साथ साथ Br2 यानी कि ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाता है। इसे ऊपर की तरह इसे भी हम लोग संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ 2 लगा दीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, तो यह हो गया प्रकाशीय वियोजन। इसी प्रकार से एक होता है विद्युतीय वियोजन। ठीक, अब इसे भी हम लोग देख लेते हैं, विद्युतीय वियोजन को। विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन, नाम से स्पष्ट है। विद्युतीय वियोजन मतलब कि विद्युत से इसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटेगा। इसका मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं, H2O यानी कि जल। जब हम लोग इसमें विद्युत प्रवाह करेंगे, विद्युत, तो यह H2 गैस प्लस में O2 गैस के रूप में टूट जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको संयोजन अभिक्रिया और सांसद वियोजन अभिक्रिया का 5 उदाहरण, जो कि एकदम सरल से सरल है, मैं आपको बताया हूँ। लेकिन यदि एग्जाम में आपको लिखना है, कोई भी आप 2 या 3 लिख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देता हूँ, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मान लीजिए यदि H2 का हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक, तो यह संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है।